हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अप्रोच हब। फ्रेंड्स, देखिए आज इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक बीपीएससी टीचर वैकेंसी 2023 के लिए आया हुआ है उसका सेट नंबर 2 कवर करेंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं एडिटोरिया प्राथमिक शिक्षक प्रश्न पत्र सेट नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं। पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस बुक में कुल 15 सेट दिए गए हैं और सेट नंबर 1 मैंने डिस्कशन कर दिया है, उसको कवर कर दिया है। आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। सारा मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलो ये शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। तो जूम कर लेते हैं इसको। पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। तो विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं, वो मिला है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या कालीबंगन। इससे पहले आप देखिएगा तो अपना जो है कॉपी में इसको आंसर को आप नोट करते रहिएगा। और फ्रेंड, इस सेट में यदि आपको जो है जनरल हैं तो 60 से 70 के बीच में नंबर आ रहा है तो आप आपको सेफ मानिएगा। और यदि अन्य कैटेगरी के हैं तो 50 नंबर भी अगर आ रहा है आपको तो आप अपने आप को सेट जो है सेफ मानिएगा एग्जाम में। तो चलिए आप भी अपना मिलान कीजिएगा, पूरा सेट देख के अपना आंसर ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं तो वो है मोहनजोदड़ो। देखिए, सिंधु के नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो से सबसे महत्वपूर्ण जो सार्वजनिक स्थल मिला है वो है विशाल स्नानागार। देखिए, ये मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। यहाँ से अन्य चीज जो प्राप्त हुए हैं वो है अन्नागार, नर्तकी की मूर्ति, पशुपतिनाथ का जो है मूर्ति, ये सब जो है आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की। कालिदास, कौटिल्य, हरिसेन या मेगास्थनीज। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा जो है रचित एक बुक है, ग्रंथ है। इस ग्रंथ में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे मेगास्थनीज और इसने पाटलिपुत्र के प्रशासन की जो चर्चा की है वो इंडिका में की है। इंडिका में इन्होंने पाटलिपुत्र को 7 वर्गों में विभाजित किया है यहाँ के लोगों को। उसमें से कौन थे तो दार्शनिक थे, किसान थे, अहीर थे, कारीगर थे, सैनिक थे, निरीक्षक थे और सभासद थे। ये अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 7 वर्गों में विभाजित किया है, कौन सा तो दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। अगला प्रश्न है कि भरत और 10 राजाओं के बीच जो दसराग युद्ध हुआ है वो किस नदी के तट पे हुआ है। दसराग युद्ध, देखिए दसराग युद्ध का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में के 7वें मंडल में दसराग युद्ध का वर्णन किया गया। और ये जो युद्ध हुआ था ये हुआ था परुष्णी नदी के तट पे। किस नदी के तट पे? परुष्णी नदी के तट पे। इस युद्ध में दसराग युद्ध में सुदास की जो विजय हुआ था। परुष्णी, जिसे वर्तमान में भी कौन सा नदी कहा जाता है, रावी नदी भी कहा जाता है। परुष्णी को रावी नदी कहा जाता है। अब देखिए ऋग्वेद की चर्चा है 7वें मंडल में दसराग युद्ध। तीसरे मंडल में क्या है तो गायत्री मंत्र की चर्चा है। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र जो है मंत्र का चर्चा है। 9वें मंडल में सोम का चर्चा है और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का चर्चा है। अगला प्रश्न है कि 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। कुंडलग्राम, लुबनी, राजगृह या कुशीनगर। गौतम बुद्ध का जन्म जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था नेपाल के तराई स्थित कपिलवस्तु के लुबनी नामक ग्राम में हुआ था। नेपाल की तराई में स्थित है लुबनी नामक ग्राम, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। इसे लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इनका जन्म 563 में हुआ था और मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर देवरिया में हुई थी। चुंद द्वारा दिए गए प्रसाद के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। कब तो 483 ईसा पूर्व में। कहाँ? कुशीनगर देवरिया में। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विक्रम संबंध का आरंभ माना जाता है। विक्रम संबंध का आरंभ जो है कब माना जाता है? 57 ईसा पूर्व, 57 ईस्वी में, 70 ईसा पूर्व या 78 ईस्वी में। विक्रम संबंध जो है विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व में विक्रम संबंध चलाया गया था। कब चलाया गया था? 57 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है गुप्त शासकों की शासकीय यानी राजकीय भाषा क्या थी। गुप्त शासकों की शासकीय भाषा क्या थी? प्राकृत, पाली, संस्कृत या हिंदी। देखिए गुप्त शासकों की शासकीय भाषा जो थी वो थी संस्कृत थी।
गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो श्रीगुप्त को, श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। इस वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। गुप्त वंश को क्या कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। अगला प्रश्न है, एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? एलोरा का प्रसिद्ध जो है शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था वो था कृष्ण प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? कृष्ण प्रथम के द्वारा। ये कृष्ण प्रथम जो थे ये राष्ट्रकूट शासक थे। कौन सा शासक थे? तो राष्ट्रकूट। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा इसका जो है निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनवी ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया था? महमूद गजनी भारत में 19 बार, 17 बार, 27 बार या 16 बार। तो महमूद गजनी द्वारा जो आक्रमण किया गया था वो 17 बार किया गया था। कितना बार? 17 बार। और सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण था वो था 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। 1025 पर सोमनाथ मंदिर का विरुद्ध आक्रमण। और सबसे अंतिम में था किसके विरुद्ध? तो 1027 में जाटों के विरुद्ध आक्रमण था। जाटों के विरुद्ध आक्रमण था। महमूद गजनवी का मूल उद्देश्य था आक्रमण करने का इस्लाम का प्रसार करना तथा मूर्ति पूजा को समाप्त करना और मूर्ति को तोड़ना तथा धन को लूटना। भारत में जो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है तो यहाँ से धन को लूट के ले जाना। अगला प्रश्न है कि किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया? तुगलक, गुलाम, लोधी या खिलजी? देखिए सबसे कम समय में जो है शासन किया वे थे खिलजी राजवंश। कौन? खिलजी। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक खिलजी वंश यानी 30 वंश ही इन्होंने शासन किया। सबसे अधिक समय की बात करें तो वो तुगलक ने यहाँ पे शासन किया था। एक प्रश्न पीछे रह गया। अगला ये जो प्रश्न है 9 नंबर का, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या बख्तियार खिलजी? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। किसको माना जाता है? इल्तुतमिश का। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था इल्तुतमिश, जिन्होंने 1210 से 1236 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के में शासन किया, उसे ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश ने क्या क्या निर्माण किया? तो कुतुब मीनार का निर्माण को पूरा किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण को शुरुआत किया था, लेकिन इनकी मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद इल्तुतमिश शासक बना और इसने कुतुब मीनार का निर्माण को पूरा किया। साथ ही राजधानी जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को बनाया था, वहां से दिल्ली को लाया। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा को भी चलाया, एकता व्यवस्था को। और तुर्कान चहलगामी क्या था? तो 40 तुर्क जो है अमीर जो है का संगठन बनाया था। 40 तुर्क अमीरों का जो संगठन बनाया था उसको कहा जाता है तुर्कान चहलगामी। उसको भी शुरुआत की थी किसने? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने जो है मुद्रा में भी सुधार किया था, जैसे आपको टाका और जीतल को भी चलाया था। टंका और जीतल को। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में जो है विभक्त था? 18 सूबों, 21 सूबे, 15 सूबे या 14 सूबे? अकबर के समय जो आपको संपूर्ण साम्राज्य वो 15 सूबों में विभक्त था। कितने सूबों में? 15 सूबों में विभक्त था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? सुमिलित नहीं है देखना हम लोगों को। देखिए पुर्तगाली का जो है कंपनी सबसे प्रथम कहाँ बनाया गया? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। सबसे पहले देखते हैं एक एक करके। पुर्तगाली का पहला कंपनी कहाँ था? तो कोचीन में। मिला लेते हैं। डेनिश का त्रिकुम्बर में, डच का मुसलीपट्टनम में, लेकिन फ्रांसीसी का जो पहला कंपनी था वो 1668 में कहाँ था? सूरत में। फ्रांसीसी का पहला कंपनी सूरत में। पुर्तगाली का कहाँ पे पहला कंपनी? कोचीन में। दूसरा पुलिकट में। डेनिश का त्रिकुम्बर में, डच का मुसलीपट्टनम में और फ्रांसीसी का पहला कंपनी सूरत में। कब बनाया गया था? तो 1668 में। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस, थॉमस रो, जॉन मिंडेल हॉल, थॉमस एडवर्ड। इसका सही आंसर होगा जॉन मिंडेल हॉल। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री जॉन मिंडेल हॉल था, जो स्थल मार्ग से कब आया था? तो 1597 को भारत आया था। वैसे कैप्टन हॉकिंस 1608 में जहांगीर के दरबार में आया था। 1608 में किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में आया था। और सबसे पहले अगर आया था कोई तो पुर्तगाली जो आया था वास्को डी गामा, फर्स्ट पुर्तगाली था, जो कि 17 मई 1498 को भारत आया था और इसी ने भारत की खोज की थी। अगला प्रश्न है कि किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है? देखिए लंपट मूर्ख किसको कहा जाता है? मुअज्जम को, फर्रुखसियर को, जहांदार शाह को या मोहम्मद शाह को? लंपट मूर्ख जहांदार शाह को कहा जाता है। लाल कुमार नामक जो है वेश्या को शासन में हस्तक्षेप देने के कारण इसे लंपट मूर्ख कहा जाता है। मुअज्जम यानी बहादुर शाह प्रथम, इसको शाहे बेखबर भी कहा जाता है। शाहे बेखबर कहा जाता है। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है और मोहम्मद शाह रंगीला को जो है रंगीला बादशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंगीला बादशाह। इसके आचरण के कारण इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद्दौला, नजमुद्दौला, सैफ उल दौला या मीर कासिम? देखिए बंगाल का अंतिम नवाब जो था वो था मुबारक उद्दौला। कौन था? मुबारक उद्दौला। 1670 से 1675 में बंगाल का अंतिम नवाब था मुबारक उद्दौला। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश इम्फे ने इन्हें जो है बेताल की संज्ञा दी है। मुबारक उद्दौला को इम्फे ने किसकी संज्ञा दी है? तो बेताल की संज्ञा दी है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? एस.एन. सेन ने, आर.सी. मजूमदार ने, वी.डी. सावरकर ने या अशोक मेहता ने? तो वी.डी. सावरकर के द्वारा जो है लिखा गया था ये पुस्तक। कौन सा? तो फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक। वेद समाज की स्थापना किसने की थी? वेद समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर, एम.जी. रानाडे, श्री राम वाजपेयी या श्री धड़ल्लू नायडू? देखिए केशव चंद्र के सहयोग से 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना जो है श्री धड़ल्लू नायडू के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? श्री धड़ल्लू नायडू के द्वारा वेद समाज की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? तो मद्रास में। कब? तो 1864 में। अगला प्रश्न देखते हैं कि पाइका विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? चित्तर सिंह, वेलुथम्पी, बक्सी जगबंधु या गोमधर कुंवर? देखिए पाइका विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था आपको बक्सी जगबंधु के जो है नेतृत्व में हुआ था। 1917-18 में उड़ीसा में जो हुआ पाइका विद्रोह हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो बक्सी जगबंधु के। कब हुआ था? तो 1917-18 में। डेट भी थोड़ा याद रखिएगा। 1917-18 कहाँ हुआ था ये विद्रोह? तो उड़ीसा में। उड़ीसा में ये विद्रोह हुआ था। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसको देखते हैं हम लोग। बंगाल गजट, जेम्स ऑगस्ट हिक्की, सोम प्रकाश, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सही है दोनों। बंगदूत, राजा राममोहन राय, ये भी सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा, यानी कि तीनों हैं सही ही है। बंगाल गजट जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा, सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा और बंगदूत राजा राममोहन राय के द्वारा। इसी सोम प्रकाश को जो है संशोधन करने के लिए, इसी पे जो है प्रतिबंध लगाने के लिए जो है लिप्टन के द्वारा क्या लाया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, जिसको रिपन ने फिर हटा दिया। अगला प्रश्न है कि भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी? 1839 के मैकाले घोषणा, 1854 के वुड डिस्पेच घोषणा, रिले कमीशन या हंटर शिक्षा आयोग के द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया था? तो 1854 के वुड डिस्पेच के कारण हुआ था। इसका जो है तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। कहाँ पे? कलकत्ता में, मद्रास में और बम्बई में किया गया था। वुड डिस्पेच 1854 के तहत 1857 में मुंबई, कलकत्ता एवं मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वुड डिस्पेच जो है शिक्षा से संबंधित घोषणा को भारतीय शिक्षा का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है?
लॉर्ड कॉर्नवालिस को, वॉरेन हेस्टिंग को, इम्फे को या लॉर्ड हेस्टिंग को? देखिए, भारत में न्यायिक सेवा का जनक वॉरेन हेस्टिंग को कहा जाता है। वॉरेन हेस्टिंग को, वॉरेन हेस्टिंग जिसका कार्यकाल 1773 से 1785 के बीच रहा, भारत में न्यायिक सेवा का जनक माना जाता है। क्यों माना जाता है? तो इन्होंने प्रत्येक जिले में एक दीवान तथा एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की। वहीं अगर बात करें तो प्रशासनिक सुधारों का जनक किसको कहा जाता है? कॉर्नवालिस को कहा जाता है। प्रशासनिक सुधारों का जनक कॉर्नवालिस को, और कॉर्नवालिस के द्वारा ही शक्ति का पृथक्करण का नियम चलाया गया था। शक्ति का पृथक्करण का नियम किसके द्वारा? तो कॉर्नवालिस के द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? अब हमको सीरीज में लाना है कि कौन सी घटना पहले हुई थी और कौन सी घटना बाद में हुई थी। देखिए, सिंध का जो है, सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। कब मिलाया गया था? तो ये 1843 में मिलाया गया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845-46 में। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध ये हुआ था आपको 1885-86 में। और विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब लाया गया था? 1856 में। तो यहाँ स्पष्ट है कि जो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था ये सबसे बाद में हुआ था। सबसे पहले क्या हुआ था? तो सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था 1843 में। दूसरा प्रथम आंग्ल जो है सिख युद्ध 1845-46 में हुआ था। तीसरा जो हुआ था विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम 1856 में लाया गया था। और अंत में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885-86 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? एम.जी. रानाडे, जी.वी. जोशी, एस.एच. चिपलूनकर और उपरोक्त में सही? इसका आंसर होगा उपरोक्त में सभी। एम.जी. रानाडे, पूना सार्वजनिक सभा 2 अप्रैल 1870 को एम.जी. रानाडे, जी.वी. जोशी और एस.एन. चिपलूनकर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो है अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? एल्फ्रेड वेब, जॉर्ज यूल, ए.ओ. या सर हेनरी कॉटन? देखिए, इसका सही आंसर होगा जॉर्ज यूल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। उन्होंने कांग्रेस के चौथे अधिवेशन जो 1888 में कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में आयोजित की गई थी, उसकी अध्यक्षता की थी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वो है कौन? W.C. बनर्जी। पहले मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो वो थे बहरुद्दीन तैयब जी। पहले पारसी अध्यक्ष की बात करें जिन्होंने दूसरे जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कलकत्ता में, वो थे दादा भाई नौरोजी। अगर पहले महिला अध्यक्ष की बात करें तो वो होंगे एनी बेसेंट। परंतु पहले भारतीय महिला की बात करें तो वो होंगे कौन? सरोजनी नायडू। तो सभी क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। एक बार फिर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। कौन थे? जॉर्ज यूले। पहले जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की अध्यक्षता किसने की थी? W.C. बनर्जी। पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बहरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। और कांग्रेस की प्रथम जो है भारतीय महिला अध्यक्ष वो थी सरोजनी नायडू। एनी बेसेंट ने 1917 में अध्यक्षता की थी और सरोजनी नायडू ने 1925 में अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? 16 अक्टूबर 1905, 5 अक्टूबर 1905, 20 जुलाई 1905 या 16 अगस्त 1905 को? देखिए, बंगाल विभाजन जो हुआ था 16 अक्टूबर 1905, उससे पहले इनकी घोषणा कर दी गई थी। कब की गई थी? तो 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा कर दी गई थी। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई थी और आखिरकार जो है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया गया। बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो 1911 में। फिर से बंगाल विभाजन कब किया गया? तो 1912 में, जब बंगाल से किसको अलग किया गया? बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया। लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा, बसंत कुमार या B.P. वाडिया? देखिए, लंदन में जो है कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो मदन लाल ढींगरा ने की थी। 1909 में कर्जन वायली की हत्या लंदन में मदन लाल ढींगरा के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? महात्मा गांधी, विजय राघवाचारी, C.R. दास या V.G. तिलक के द्वारा?
असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है किसके द्वारा लाया गया था, तो CR दास का। कांग्रेस के जो है वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर में किया गया था। इसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में हुई थी और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव CR दास यानी चित्तरंजन दास के द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के डांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल या राजेंद्र प्रसाद? गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए जो डांडी मार्च किया गया था उसकी तुलना जो है सुभाष चंद्र बोस ने की है। किससे तुलना की है? तो नेपोलियन के पेरिस मार्च से और मुसोलिनी के रोम मार्च से। किसने की है? सुभाष चंद्र बोस ने। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त जो है प्रांतों की संख्या कितनी थी? 8, 6, 5 या 10? जनवरी फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों का चुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस के द्वारा जो है पांच प्रांतों में जो है बहुमत प्राप्त किया गया था। ये प्रांत कौन से थे? तो मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा में पूर्ण बहुमत मिला था कांग्रेस को, जबकि बंबई में जो है पूर्ण बहुमत से थोड़ा कम सीटें प्राप्त हुआ था। अब गैर कांग्रेसी सरकार कहाँ कहाँ बना था? वो बना था पंजाब एवं बंगाल में। कहाँ कहाँ? पंजाब एवं बंगाल में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से इसको देख लीजिए। जो 1937 में जो प्रांतीय विधानमंडल में चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को 5 जगह जो है पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। वो 5 जगह कौन सा है? पहला है मद्रास में, दूसरा संयुक्त प्रांत, तीसरा मध्य प्रांत, चौथा बिहार और अंत में 5वां उड़ीसा में। बंबई में जो है पूर्ण बहुमत से थोड़ा कम वोट मिला था और जहां 2 जगह जो है कांग्रेस गैर कांग्रेसी सरकार बना था वो है पंजाब और बंगाल में। अगला प्रश्न है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता? लॉर्ड एमहर्स्ट को, विलियम बेंटिंक को, ऑकलैंड को या चार्ल्स मेटकॉफ को? समाचार पत्र का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। 1835-36 में अपने 1 साल के कार्यकाल में समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध इन्होंने हटा दिया, इसीलिए इन्हें समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। आइए हम लोग 31वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। ये सीरीज कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा और अपना स्कोर भी बताइएगा साथियों। 50 से प्लस आ रहा है आपका तो आप अपने आप को सेफ समझिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसिफ अली या उपरोक्त में सभी? इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में सही। देखिए 1942 में जो है भूमिगत रेडियो का संचालन किया गया था उसमें ये सभी इन्वॉल्व थे किसी न किसी रूप में। उषा मेहता, अरुणा आसिफ अली जो है इसका संचालन किया था, वही राम मनोहर लोहिया ने अपना आवाज दिया था इसमें। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 1930 में, 1931 में, 1932 या 1934? तो 1931 में हुआ था। 5 मार्च 1931 डेट याद रखिएगा। 5 मार्च 1931 में को गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ था। यह तेज बहादुर सुप्रू एवं M.R. जयकर आदि के प्रयासों से संभव हुआ। किसके प्रयास से? तो तेज बहादुर सुप्रू और M.R. जयकर के प्रयास से। तथा कांग्रेस दूसरे इसी समझौते के बाद कांग्रेस दूसरे जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? मंगल का, शुक्र का, बृहस्पति का या शनि का? देखिए मंगल ग्रह का। मंगल ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। देखिए पृथ्वी का अक्ष का झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री के आसपास जो है इसका झुकाव है। वहीं मंगल का अक्ष का झुकाव कितना है? तो 25 डिग्री, लगभग समान ही है पृथ्वी का कोण, जिसके कारण यहाँ पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। मंगल ग्रह का 2 उपग्रह भी है, उसका नाम है फोबोस और डिमोस, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? प्रोपोफाइट, जेरोफाइट, हेलोफाइट या लिथोफाइट? देखिए उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में जो वनस्पति उगता है उनको कहा जाता है जीरोफाइट। क्या कहा जाता है? जीरोफाइट। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले वनस्पति को जीरोफाइट कहा जाता है। वहीं उष्णकटिबंधीय
जलवायु वाली घास एवं वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? ट्रोपोफाइट कहा जाता है। नमकीन क्षेत्र यानी लवणीय क्षेत्र जहाँ है वहाँ जो वनस्पति उगेगा उसको क्या कहा जाएगा? हेलोफाइट। वही करी चट्टानों पर जो वनस्पति उगेगा उससे क्या कहा जाएगा? लिथोफाइट कहा जाएगा। तो जीरोफाइट। अगला कोई प्रश्न है कि वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? केचुआ पालन से, मत्स्य पालन से, रेशम कीट से, इनमें से कोई नहीं। वर्मी कल्चर जो है वो केचुआ पालन से संबंधित है। किससे संबंधित है? केचुआ पालन। केचुआ पालन से संबंध वर्मी कल्चर का है। पीसी कल्चर का संबंध जो है मत्स्य पालन से है। और सेरी कल्चर का संबंध किससे है? तो रेशम कीट के पालन से, सेरी कल्चर। मत्स्य पालन का पीसी कल्चर और वर्मी कल्चर केचुआ पालन से। केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? अलकनंदा एवं भागीरथी पर, भागीरथी एवं भीलगंगा पर, भीलगंगा एवं अलकनंदा पर, अलकनंदा एवं पिंडार नदी पर। देखिए भागीरथी जो टिहरी बांध जो परियोजना है ये भागीरथी और भीलगंगा नदी पर है, या भीलगंगा भी कहा जाता है, इस नदी पे है। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड के टिहरी जिला में है, भागीरथी एवं भीलगंगा नदी पर स्थापित है। यहाँ से सिंचाई, जल आपूर्ति तथा जल विद्युत जो है उत्पादन का कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न कि भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या नागालैंड? भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य वो है सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, सही है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में, ये भी सही है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में, ये भी सही है। तो उपरोक्त में सभी सही है। केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ है? तो ये भी शिमला में ही है। अगला प्रश्न है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? तो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया वो पारित किया गया था 2005 में। भारत की संसद द्वारा जो है पारित एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है। यह पूर्ण रूप से अगर लागू कब हुआ? तो 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? तो घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना। अगला प्रश्न है कि विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया? हरियाणा में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2022 में जो है गुजरात में नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। यह विश्व का पहला नैनो जो है तरल यूरिया संयंत्र है जो गांधीनगर के कलोल में स्थापित किया गया है। गांधीनगर के कलोल में यह संयंत्र इफ्को कंपनी द्वारा शुरू किया गया। किस कंपनी द्वारा? तो इफ्को। कहाँ पे? गुजरात के कलोल में। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीतने वाली कौन महिला है? कौन है? निखत जरीन, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू या इनमें से कोई नहीं? बीबीसी जो है इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मीराबाई चानू को दिया गया है। भारतीय भारोत्तोलक है मीराबाई चानू ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन 2022 का पुरस्कार जीता है। इस किताब को उन्होंने लगातार दूसरी बार जीता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया? जयपुर में, भोपाल में, वाराणसी में या दिल्ली में? तो इसका उद्घाटन किया गया है भोपाल में। कहाँ? भोपाल में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भोपाल में 7वें जो है भारतीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। कहाँ? भोपाल में। इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है धर्म परंपराओं से संबंधित धार्मिक राजनीतिक विचारों को आगे लाना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? देखिए लिथियम के जो भंडार मिले हैं राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या लद्दाख? इसमें जो आंसर होगा वो देखिए अभी जम्मू कश्मीर में भी मिला है लिथियम का भंडार और राजस्थान में भी मिला है। तो इसका आंसर जो होगा 1 से अधिक होगा क्योंकि दोनों जगह लिथियम का भंडार मिला है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है। दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है। कहाँ मिला है? तो जम्मू कश्मीर में। और जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने जो है कहाँ पे इसको ढूंढा है? तो कश्मीर के रियासी जिले के हालाल हेमना इलाके में ढूंढा है।
5.9 मिलियन टन लिथियम का भंडार मिला। वहीं हाल ही में राजस्थान में भी लिथियम के भंडार मिले हैं। तो इसका दोनों आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर और राजस्थान। अगला प्रश्न है कि बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपये का खर्च का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार द्वारा जो लक्ष्य रखा गया वो रखा गया है 45.03 लाख रुपये का लक्ष्य रखा गया है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हाल ही में राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है। अब देखना है कि राज्य है और राज्यपाल है, इसको मिलान करना है। देखिए फागू चौहान पहला है। फागू चौहान कहाँ के राज्यपाल हैं, तो यह है मेघालय के राज्यपाल। मेघालय के राज्यपाल है फागू चौहान। उसके बाद शिव प्रताप शुक्ल कहाँ के राज्यपाल हैं, तो हिमाचल प्रदेश के। ये सही सुमेलित है। राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर बिहार के राज्यपाल हैं वर्तमान में। और सीपी राधाकृष्णन कहाँ के राज्यपाल हैं, झारखंड के राज्यपाल हैं। झारखंड के राज्यपाल हैं। एक बार और देख लेते हैं। फागू चौहान मेघालय के राज्यपाल हैं। शिव प्रताप शुक्ल जो है ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, शिव प्रकार शुक्ल। राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर बिहार के राज्यपाल हैं और सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है द ब्लू बुक ए राइट्स जर्नल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। अमिताभ कुमार, JSI दीपक, रस्किन बॉन्ड या गौतम बोरा। देखिए द ब्लू बुक ए राइट्स जर्नल पुस्तक जो है अमिताभ कुमार द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा, तो अमिताभ कुमार के द्वारा लिखी गई। फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। पपुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, फिजी या फ्रांस में। तो जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ये किया गया था फिजी में, फरवरी 2023 में। फिजी का जो है कैपिटल राजधानी की बात करें तो ये कहाँ पे है, सुवा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। तुर्की के, यमन के, ओमान के या मिस्र के। तो मिस्र के हैं राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी, जो कि 74वें गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी में भारत के मुख्य अतिथि थे। मिस्र की बात करें तो मिस्र जिसका राजधानी है कहाँ, काहिरा। और मिस्र को जो है NDB में 90वें सदस्य के रूप में अभी शामिल किया गया। हाल ही में NDB में यानी शामिल किया गया है, मिस्र को शामिल किया गया। NDB की बात करें तो NDB का जो है अभी कौन है अध्यक्ष, तो डिल्मा रूसेफ है। और इसके CEO कौन है, KB कामन। NDB बैंक का जो मुख्यालय कहाँ है, शंघाई चीन में है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 49 नंबर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत कौन सा स्थान है। 40वां, 43वां, 44वां, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का स्थान है 40वां। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 40वां। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने जो है विकसित किया। तो भारत का जो है भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा जो है नेजल वैक्सीन को विकसित किया गया है। इनका नाम क्या रखा गया है, इनकोवैक, INCOVAC, इनकोवैक इनका नाम रखा गया है। आइए अगला प्रश्न 51 नंबर हम लोग देखते हैं। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगी। श्वसन नहीं होगा, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण नहीं या उत्सर्जन नहीं होगा। देखिए कोशिका में राइबोसोम अगर नहीं रहे तो सबसे जो प्रमुख कार्य वो नहीं होगा, वो होगा प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। राइबोसोम कोशिका के खुरदरी अंत जो है पृथ्वी जालिका यानी RER में के बाहरी सतह पर छोटे छोटे कणों के रूप में जो है उपस्थित रहता है। राइबोसोम क्या करता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य करता है, जिससे जीवों के शरीर में क्या होता है, वृद्धि होता है। प्रोटीन का काम ही है जीवों के शरीर में वृद्धि करना। और ये किस पे उपस्थित रहता है, तो RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को क्या कहा जाता है, तीव्र रोग लक्षण
चिरकालिक या रोग चिन्ह। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चिरकालिक। ऐसे रोग जो बहुत समय लंबे समय तक रहेंगे उसको चिरकालिक कहा जाएगा। चिरकालिक रोग जो होता है सामान्यतः पूर्ण रूप से ठीक नहीं होता है, इनके लक्षणों को दवाओं के द्वारा क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। चिरकालिक रोग जैसे हो गया आपको दमा हो गया, गठिया हो गया, मधुमेह हो गया, तो ये सब जो रोग है ये इसको क्या कहा जाता है, चिरकालिक रोग, जो लंबे समय तक ठीक नहीं होते, इसके नियंत्रित किया जाता है दवाई के साथ। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, पत्ती, जड़, हरित लवक या स्टोमेटा। देखिए प्रकाश का संश्लेषण कहाँ पे होगा, पत्ती पे होता है, लेकिन अंग कौन सा है, तो हरित लवक है। हरित लवक जो है हरित पौधे में प्रकाश संश्लेषण पत्ती के हरित लवक अंग में होता है। और इसमें क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है, धातु। निम्न में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल, विटामिन सी या वसा अम्ल। तो कार्बोहाइड्रेट का। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में क्या होता है, केवल नीचे की ओर, केवल ऊपर की ओर, ऊपर और नीचे की दोनों ओर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फ्लोएम दो प्रकार का होता है, एक होता है फ्लोएम, एक होता है जाइलम। ठीक है, फ्लोएम का काम क्या है, तो जो पत्ती के द्वारा खाद्य पदार्थ बनाया जाता है, पत्तों प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्तों के द्वारा जो खाद्य पदार्थ बनाया जाता है उसको जो है पेड़ के सभी हिस्सों तक पहुंचाना। और जाइलम का काम क्या होता है, तो जड़ों एवं द्वारा जो है जल एवं खनिज को सभी जगह पर पहुंचाना, पेड़ के सभी जगहों पर पहुंचाना। तो फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थ सिर्फ ऊपर या सब नीचे तो थोड़ी पहुंचाएगा, हर एक जगह पहुंचाएगा ना, तो ऊपर और नीचे दोनों। खाना तो पौधे को हर जगह चाहिए ना, तो ऊपर और नीचे। जबकि जाइलम का काम क्या होता है, तो जड़ से वो लेके जाता है पानी को, जड़ से ऊपर की ओर ले जाएगा, तो जाइलम का काम केवल ऊपर की ओर होता है, लेकिन फ्लोएम का काम जो खाना लेके जाता है वो ऊपर और नीचे हर जगह। और जाइलम का काम जल को लेके जाना, जल एवं खनिज, जो कि किसके द्वारा एकत्रित किया जाता है, तो जड़ के द्वारा। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, किसमें संचित रहते हैं भाई, पत्तियों में, कोशिकीय रिक्तियों में, छाल में, उपयुक्त में, सभी। तो सभी में संचित रहते हैं पादप जो अपशिष्ट होता है, किसमें रहते हैं, सभी में। बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होता है साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स या ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन्स दोनों। तो दोनों हो जाएगा, ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स दोनों बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, तो समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या सभी में। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब अगर लेना है तो अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त होगा हमें। समान नेत्र से अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को साफ साफ देखा जा सकता है, 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर या अनंत तक। देखिए समान नेत्र से अगर आदमी देखना चाहेगा तो अनंत तक देख सकता है, कहाँ तक, अनंत तक देख सकता है। समान नेत्र जो है उसकी न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी अनंत तक देख सकता है। नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत द्वारा उत्पन्न करने की युक्ति, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या मीटर। तो विद्युत धारा कौन सा जो है यंत्र उत्पन्न करता है, वो है जनित्र। विस्थापन की दर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, त्वरण, चाल, वेग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विस्थापन की दर को कहा जाता है वेग, कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वेग। निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उसका विस्थापन कहते हैं, और विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है। साथियों ये प्रश्न कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा, और जो नोट डाउन करने वाला चीज होगा उसको जरूर कीजिएगा। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो उनके बीच की दूरी क्या होती है, समानुपाती होती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, वर्ग के समानुपाती है, या व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती, क्या होती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। निम्नलिखित में से लवण का उदाहरण है HCl, NaCl, NaOH या KOH। देखिए लवण का उदाहरण क्या है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिसको साधारण नमक भी कहा जाता है। Mg+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, कितनी होती है, तो 10, 12, 14 या 16। तो Mg+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है। द्विबंध वाले रसायन बंधन से बंधे परमाणु के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन को साझा
होता है, कितना इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। देखिए द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन का साझा होगा वो होगा 4। कैसे, देखिए ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो टोटल कितना, तो 4 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस का अवयव है, द्रवित पेट्रोलियम गैस का अवयव क्या है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, एथेन या सभी है, तो सभी हो जाएगा। द्रवित पेट्रोलियम गैस का अवयव ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन सभी है। ब्यूटेन यानी C4H10, प्रोपेन C3H8 और एथेन C2H6। लेकिन एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है, ब्यूटेन है। एलपीजी गैस जो हम लोग जलाते हैं, खाना बनाते हैं, उसका मुख्य अवयव की बात करें तो उसमें ब्यूटेन होगा। एलपीजी गैस में गंध के लिए इथाइल मरकप्टन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, इथाइल मरकप्टन। अगर ये नहीं मिलाएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा किचन में कि जो है गैस लीक कर रहा है, तो आप मतलब कि घटना हो सकती है, इसलिए इसमें इथाइल मरकप्टन मिलाया जाता है, जिससे कि आप अगर गैस लीक कर रही है तो आपको एक ऐसा तीखा गंध महसूस होगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि गैस लीक हो रहा है और घटना से बचा जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताएं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। H2O, CO2, NaCl या मीथेन। देखिए दैनिक जीवन में हम लोग यूज करते हैं वो संयोजी यौगिक है, वो तो H2 ही है, जल का उपयोग तो हम लोग सभी करते हैं। एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिक में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है, OH, COOH, CHO या NH2। तो C जो है CHO एल्डिहाइड जो है श्रेणी की यौगिक है। आइए कुछ पॉलिटी के प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत जो है क्या है, तो हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत कानूनी न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, अर्धपरिवर्तनीय है, आंशिक रूप से जो है अपरिवर्तनीय है या अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। तो हमारे संविधान में नीति निर्देशक जो है ये अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। संविधान में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्व जो है का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करना। राज्य का कर्तव्य है कि वो आर्थिक और सामाजिक जो है लोकतंत्र स्थापित करे, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। संविधान के अनुच्छेद की नीति निर्देशक कहाँ से चर्चा, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक, 36 से 51 तक नीति निर्देशक का जो है चर्चा है। इन सिद्धांतों में के संबंध में राज्य का कर्तव्य होगा कि वह प्रशासन और विधि निर्माण के करे और यानी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे, और ये राज्य का विवेक पर है, राज्य के विवेक पर है, वो ये कार्य करेगा या नहीं करेगा उसके विवेक पर। आप इसके विरुद्ध न्यायालय नहीं जा सकते। हाँ, यदि आपका मूल अधिकार का हनन हो रहा है उसके विरुद्ध आप न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत जो है इसके विरुद्ध, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इसके विरुद्ध आप नहीं जा सकते हैं न्यायालय। और ये अनुच्छेद कहाँ से है, तो 36 से 51। और 51 के ए में क्या है, तो 51 के ए में है आपको मूल कर्तव्य। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया? 61वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन या 91वां संविधान संशोधन? तो देखिए 70वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, तो दिल्ली एवं पुदुचेरी के जो भी विधानसभा के सदस्य हैं उसको भी शामिल किया गया, निर्वाचित सदस्य को। अब देखिए राष्ट्रपति के जो है मतलब कि निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है, लोकसभा, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा के और दिल्ली पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। कौन सा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। साथ ही राज्यों की बात करें तो राज्यों सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो दिल्ली एवं पुदुचेरी के जो है निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री या राज्यपाल के द्वारा जो है आपको लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनीत किया जाता है। अभी तो लोकसभा से हटा दिया गया है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, इस सबसे लोग जो है 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो वो इस चुनाव में भाग नहीं लेंगे। अगला प्रश्न है कि सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? व्यक्तिगत उत्तरदायी, सामूहिक उत्तरदायी, किसी भी उत्तरदायी नहीं, गैर उत्तरदायी। देखिए सरकार के मंत्रिमंडल प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी सामूहिक उत्तरदायी। सामूहिक उत्तरदायी किसके प्रति, तो लोकसभा के प्रति। किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। ये भी आप नोट कर लीजिएगा,
कि मंत्रियों या मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायी किसके प्रति, लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत तो राष्ट्रपति के प्रति। व्यक्तिगत रूप से वो किसके प्रति उत्तरदायी रहेगा या जिम्मेदार रहेगा, तो राष्ट्रपति के प्रति। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? महान्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव या प्रधानमंत्री? देखिए, केंद्र सरकार का जो है सबसे उच्चतम सिविल अधिकारी है वो है मंत्रिमंडल सचिव। केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट सचिव जिसको कहते हैं वो होता है। और वर्तमान में कौन है? राजीव गौबा। कौन सा, अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कानून और व्यवस्था, लोकोपयोगी सेवाएं। देखिए, स्थानीय सरकार का मामला कौन सा नहीं है? कानून व्यवस्था। कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर राज्य सूची का विषय है जिसे सरकार स्थापित करती है, जिसे राज्य सरकार स्थापित करती है, ना कि केंद्र सरकार स्थापित करती है। अगला प्रश्न है, विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? दूसरी, तीसरी, चौथी एवं छठी। देखिए, जो भी शपथ लिया जाएगा वो तीसरी अनुसूची में है। सब विधायक, सांसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी तरह का जो है तीसरी अनुसूची में। प्रथम अनुसूची में राज्य भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र। दूसरी में जो है तो ये विधायक, सांसद, राष्ट्रपति और जो है सांसद इस सब के जो है वेतन भत्ते। तीसरी में तो शपथ है। चौथे में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। पांचवा में अनुसूचित जाति जनजाति एससी एवं एसटी के बारे में। छठा असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के बारे में लिखा हुआ अनुसूचित जाति जनजाति के। सातवें जो है करों का बंटवारा यानी ये शक्तियों का पृथक्करण यानी जो है केंद्र सूची, राज्य सूची एवं जो दोनों का रहता है वो उसका बंटवारा। आठवां में क्या है तो ये भाषा के बारे में है। नौवीं सूची भूमि सुधार से। 10वीं दल बदल। 11वीं सूची पंचायती राज और 12वीं सूची नगर पालिका से। 8वां जैसे हम बोले भाषा से संबंधित, तो संविधान का जब निर्माण हुआ था तो 14 भाषा था, पहले 14 भाषा था। 15वीं भाषा में सिंधी को जोड़ा गया था, सिंधी को। 21वां संविधान संशोधन 1967 में। फिर नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। उसके बाद फिर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया 2003 में। 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं को संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 में। देखिए, राष्ट्रीय स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण जो है यह अनुच्छेद 49 में। किसमें? अनुच्छेद 49 में। भारतीय संविधान के भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 49 में इसकी चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 335 में। अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 335 में। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। किसका अभिलक्षण है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, द्विविध अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो जो है आर्थिक आयोजन समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य अभिलक्षण है। निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र कहा जाता है वस्तुओं का परिवहन से। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? शहरीकरण का स्तर कितना है? तो 16.2 है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में शहरीकरण 16.2, जो कि पिछले साल कितना था? पिछले साल था 15.3। केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकता जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया में शामिल है। कौन सब शामिल है? तो सक्षमता के सामने लाना, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र, इनमें से सभी होंगे। केंद्रीय बजट जो है 2023 में 7 प्राथमिकता यानी सप्तऋषि में शामिल है। कौन सब सप्तऋषि में है? तो समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा एवं निवेश, निहित क्षमताओं का विकास विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। ये 7 जो है उद्देश्य रखा गया है।
इस बार के बजट में। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना, कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पुराना, ये देखना है। रोहतास का पठार, उत्तर पश्चिमी का पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी या उत्तर गंगा का पहाड़ मैदान। तो खड़गपुर की पहाड़ी जो है ये सबसे पुराना है। निम्नलिखित जो है भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है, एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वर या सालसेट। तो रामेश्वर द्वीप जो है भारत एवं श्रीलंका के बीच, जिसे पाक जलडमरू मध्य भी कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या सिंधु। देखिए भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी। गंगा की लंबाई की बात करें तो कितना है, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदी की लंबाई दृष्टि से गंगा से अधिक लंबी है, परंतु इनका विस्तार भारत में अपेक्षाकृत कम हुआ है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का जो है भारत में विस्तार कम हुआ है। ये जो है चाइना वहाँ जो है मतलब हिमालय से पार जो है वहाँ निकला है आपको, तो भारत में इसका विस्तार जो है ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी का कम हुआ है। वहीं अगर बात करें गोदावरी को, तो गोदावरी नदी को जो है ये भी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है और इसे दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है, दक्षिण का गंगा। रेगुर किसका नाम है, लाल मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, काली मिट्टी का या लेटराइट मिट्टी का। रेगुर जो है इसको काली मिट्टी का नाम है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर या कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय जो है चेनोजम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे चेनोजम के नाम से भी जाना जाता है, काली मिट्टी के नाम से, रेगुर मिट्टी के नाम से या कपास मिट्टी के नाम से, क्योंकि इसमें कपास की खेती बहुत अधिक होती है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः कहाँ हुआ है, तो महाराष्ट्र में और जो है गुजरात के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, विशेषतः महाराष्ट्र के क्षेत्र में इसका विस्तार हुआ। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह को क्या कहा जाता है, तो नक्षत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नक्षत्र। खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले तारों का समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, नक्षत्र कहा जाता है, जिसे तारामंडल भी कहा जाता है। तारामंडल या नक्षत्र एक ही नाम है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस जो है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, 22 अप्रैल, 22 मार्च, 7 अप्रैल या 7 मार्च। तो 22 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। इस बार का थीम क्या है, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। इन्वेस्ट इन, थीम याद रखिएगा, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट इस बार का थीम है। अगला प्रश्न है, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर क्या होगा, 3 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे या 12 घंटे। देखिए देशांतर में एक देशांतर दूसरे देशांतर के बीच कितना डिग्री का अंतर, कितना अंतर होता है, तो 4 मिनट का अंतर होता है। एक डिग्री देशांतर में कितने मिनट का अंतर, 4 मिनट का। अब कितना अंतर है यहाँ पे, दो स्थानों के बीच 90 डिग्री का अंतर है, तो 90 गुना 4 यानी 360 मिनट का अंतर हुआ। 360 मिनट का अंतर हुआ तो कितना घंटा हुआ, तो 60 से भगा देंगे तो 6 घंटा का अंतर हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 घंटा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन सा हिंद महासागर का धारा नहीं है। हिंद महासागर का धारा नहीं है। हिंद महासागर का धारा कौन है, इसको छांट लेंगे तो मिल जाएगा। देखिए अग्लुहास ये हिंद महासागर का धारा है, मोजाम्बिक भी हिंद महासागर का धारा है, दक्षिणी हिंद महासागर का धारा ये भी हिंद महासागर का धारा है, लेकिन बेंगुआला धारा जो है हिंद महासागर की धारा नहीं। ये किसका धारा है, तो अटलांटिक महासागर का धारा है। अटलांटिक महासागर की धारा है कौन सा, बेंगुआला धारा। निम्न से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का पार्ट नहीं है, ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। देखिए देखते हैं हम लोग कौन सा नहीं है। देखिए बियर, सुपीरियर, ह्यूरॉन या मिशिगन। देखिए ग्रेट लेक का जो पार्ट है ये सुपीरियर, ग्रेट लेक में कितना झील आता है, 5 झील। कौन सा झील आता है, तो सबसे पहले सुपीरियर झील, उसके बाद मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, ईरी और ओंटारियो। ये जो 5 झील आता है कौन सा, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, 3 तो यहाँ है ही। उसके बाद ईरी
और ओंटारियो, ये 5 झील होता है जो कि ग्रेट लेक्स है। और यही जो है पांचों झील अमेरिका एवं कनाडा के बीच सीमा का भी निर्धारण करता है। वैसे सीमा का निर्धारण 49 डिग्री देशांतर अक्षांशीय रेखा भी करती है और ये पांचों झील भी करती है कनाडा और अमेरिका के बीच सीमा का। लेकिन ये जो इसमें बियर जो झील है ये कनाडा में स्थित है, ये ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग या पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। ठीक है, सही इसका जो आंसर होगा वो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, ये है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस में वृद्धि होती है, कैसी वृद्धि होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि होती है। ग्रीन हाउस के बारे में एक नया जो है टॉपिक्स वाइज हम वीडियो बना के डाल देंगे, उसको आप देखिएगा, चैनल पे होगा। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य गैस कौन कौन गैस है? देखिए जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सब कौन सा गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस है। किससे सुन लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिसको कहते हैं, ये ग्रीन हाउस गैस है जो कि क्या करता है तो विकिरण को अवशोषित कर लेता है, जिससे वायुमंडल में जो है क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है, वायुमंडलीय तापमान बढ़ जाता है। जैसे उससे क्या होता है तो बर्फ का पिघलना होता है, जल स्तर, समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है और आगे चल के ये होगा कि समुद्र के जो है निकट मतलब तट के पास जो भी शहर है वो धीरे धीरे डूब जाएगा। कार्बन क्रेडिट की दृष्टिकोण से इनमें से किससे शुरू हुआ? कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या G8 शिखर सम्मेलन? G8 नहीं है, अब G7 हो गया है। G7 शिखर सम्मेलन किस में शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल ये जापान में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली लागू की गई थी और इसमें क्या हुआ था तो ग्रीन हाउस गैस के में उत्सर्जन को कम करना था, ग्रीन हाउस गैस में उत्सर्जन को कटौती करना था। अब ग्रीन हाउस गैस कौन है फिर से एक बार सुन लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब ग्रीन हाउस गैस है। इसके उत्सर्जन को कम करना, इसी के लिए कार्बन जो है क्रेडिट यानी क्योटो प्रोटोकॉल जापान में हुआ था। कब? 1997 में। अगला प्रश्न है ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत जो है संरक्षण दिवस ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा की। 1987 में इसी दिन यानी 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिससे जो है 16 सितंबर से ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया है जा रहा है। ओजोन का लेयर कहाँ पर मिलता है? तो समताप मंडल में। 94 नंबर का प्रश्न देखते हैं, राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शैक्षिक तथा शोध संस्थानों को, वन एवं वन्यजीव अधिकारियों को, वन्यजीव संरक्षणों को, उपयुक्त में सभी को दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान है कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में। भारतीय का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, निम्न में किसकी जो है माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बलवंत राय मेहता, इनमें से कोई नहीं। तो किसका बुक है? महात्मा गांधी का। ग्राम स्वराज की अवधारणा महात्मा गांधी के स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की चर्चा अपनी पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में किया है। और महात्मा गांधी का जो है आत्मकथा कौन सा है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या क्या है? 234, 236, 243 या 241? तो बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है? 243। विधानसभा में 243, लोकसभा में 40 और विधान परिषद में 75 सीट बिहार का। ये 98 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं।
निम्न में कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति या शिक्षा नीति? तो इसमें सभी सही हो जाएगा, चारों उपयुक्त में चारों। 99 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? धान का खेत, वन, घास का मैदान या झील? देखिए कृत्रिम जो हम लोगों के द्वारा बनाया होगा वो होगा धान का खेत, ये कृत्रिम है। वन, झील तथा घास का मैदान प्राकृतिक परितंत्र है, जबकि धान का मैदान क्या है? तो मानव निर्मित है। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता यह किस आंदोलन से संबंधित है? एपीको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन इसके जो इसमें इससे कौन जुड़े हुए थे? सुंदरलाल बहुगुणा। और इसी में नारा दिया गया था पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता। आइए कुछ मैथ का प्रश्न है, हम लोग इसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि 5/9 तो पावर x-3, और ये प्रश्न है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको 5/9 है, इसको x-3, इसको डायरेक्ट यहाँ पे बदल लेते हैं, इसको 5/9 कर लेते हैं क्योंकि 81/25 है, इसको पलट दिए तो ये 5 ऊपर, इसको पलट दिए तो अब स्क्वायर, क्योंकि इसको तोड़ दिए हम लोग और पलटे हैं तो उसके लिए माइनस लगाना पड़ेगा। 5/9 x-3 बराबर 5/9 -2 यानी स्क्वायर और x-6। अब जो बेस समान हो गया तो पावर समान हो जाएगा, यानी x-3 बराबर -2 x-6। अभी -2 को x इधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2x और +12। अब -2x को इधर लाएंगे x में तो जुड़ जाएगा 3x, और ये -3 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 15। 3 से 15 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। x बराबर 5 निकल जाएगा। उसी प्रकार 4, 10 और 15 द्वारा विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए 4 और 10 से तो सब विभाजित हो जाएगा। 10 से क्यों विभाजित है? 0 0 0 सब में है तो विभाजित हो जाएगा। 4 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन 15 से विभाजित होने के लिए 5 और 3 से विभाजित होना पड़ेगा। ठीक है, 5 से भी सब विभाजित हो जाएगा क्योंकि सब 0 है। 3 से विभाजित होने का नियम क्या है कि सभी संख्याओं का जोड़ 3 से विभाजित हो। सभी संख्याओं का जोड़ किससे विभाजित हो? तो 3 से। अब इसमें देखिए तो 9 4 13 और 9 9 18 4 22, 3 से विभाजित नहीं है। इसमें देखिएगा 9 18 और 8 26, 3 से विभाजित नहीं है। 9 18 और 6 24, 3 से विभाजित है, तो इसका यही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ओम प्रकाश ने 16,000 में मोबाइल खरीदा, बाद में 20,000 में बेच दिया, तो ओम प्रकाश को कितना प्रतिशत लाभ हुआ? तो 4,000 का लाभ हुआ। 4,000 को प्रतिशत में निकालेंगे, 16,000 का मोबाइल है, 20,000 में बेचा, 4,000 का प्रतिशत में निकालेंगे तो 16,000 गुना 100 गुना भाग करेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा 25%। अगला प्रश्न है कि कोई धनराशि जो है 2 वर्ष में 540 और 4 वर्ष में 900 रुपया हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करना है। तो 2 वर्ष में 540 और 4 वर्ष में 900 रुपया हो जाती है, तो साधारण ब्याज पे है, तो दोनों का जो है घटा के निकाल लेंगे, वही उसका ब्याज होगा। घटाएंगे 900 में 540 तो 360, 2 वर्ष का ब्याज कितना? 360 रुपया। और 2 वर्ष इधर 2 वर्ष बाद 540 होता है, 360 540 में घटा देंगे, यानी 1 वर्ष का ब्याज 180 रुपया, 2 वर्ष का 360, इसमें घटा देंगे तो मूलधन क्या निकल जाएगा? 180 ही निकल जाएगा। करके देखिएगा, आसान है। अगला प्रश्न है कि रूट अंडर 18 - 2 और रूट अंडर 77। अब इसको तोड़ना है, तोड़ेंगे तो देख लेंगे डायरेक्ट। अब देखिए 11 माइनस रूट अंडर 11 माइनस रूट अंडर 7, इसको हम यहाँ करते हैं। रूट अंडर 11 माइनस रूट अंडर 7। अब इसको हम जो है स्क्वायर कर देते हैं। देखिए अब तोड़ के इसको हमको लाना है, आता कि नहीं आता देख लेते हैं। तो ए स्क्वायर यानी 11 रूट अंडर 11 पर स्क्वायर करें तो रूट खत्म, स्क्वायर खत्म, ए स्क्वायर तो 11 माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी पर होल स्क्वायर कर रहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट 7 पे स्क्वायर होगा तो 7 ही हो जाएगा। अब जाएंगे माइनस, अब ओवरऑल जो है नहीं ओवरऑल रहने -2 और ए क्या है तो रूट अंडर 11 और बी कितना है तो रूट अंडर 7। देखिए 11 7 18 -2 रूट
11 7 77 √77। क्या ये आ गया? जब ये आ गया तो यही आंसर होगा, ये नंबर। इसे तोड़ के ये नंबर आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से भी बनाएंगे। दिए गए व्यंजन को, क्योंकि समय नहीं रहता एग्जाम में उतना, अब एक प्रोसेस, उसका प्रोसेस दोनों तरफ वर्क करने पर उसका प्रोसेस होगा, दोनों तरफ हम वर्क करेंगे, फिर एक्स मानेंगे, धीरे धीरे उसको करेंगे, तो उतना समय एग्जाम हॉल में नहीं रहता, तो ऑप्शन से भी हम लोग बनाते चले जाएंगे। दिए गए व्यंजन का गुणनखंड ज्ञात करना है। अब देखिए गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, ऐसा संख्या चुनना होगा जो 48 को भी पूरा करे और 2x को भी पूरा करे। अब देखिए हम ऐसा संख्या यहाँ पे चुनते हैं, तो x - 8 और x + 6, x - 8 और x + 6, ठीक है, ऐसे संख्या चुने। अभी दोनों का हम गुना करेंगे तो ये आंसर निकल जाएगा। अब देखिए हम इसको कैसे तोड़ेंगे, अगर विस्तृत रूप में जाएंगे तो x² - 8x - 6x, बार बार क्या हो रहा है, x² - 8x - 6x - 48। अब ये देखिए आप 8x में जो है ये प्लस 6x, 8x में 6x को घटाएंगे तो 2x निकल गया, -2x निकल गया, ये फुलफिल हो गया। इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर यही होगा, ठीक है। देखिए -8x में प्लस 6x को घटाएंगे तो 2x तो हो ही जाएगा, और फिर 8 और 6 गुना करेंगे तो 8 6 48, तो लास्ट वाला भी फुलफिल हो गया, तो दोनों फुलफिल हो जाता है, तो यही इसका आंसर होगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम फिर से इसको बना देंगे। प्रत्येक बाह्य कोण प्रत्येक आंतरिक कोण का 2/3 है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। देखिए प्रत्येक बाह्य कोण और जो है प्रत्येक आंतरिक कोण का क्या है, 2/3 है। तो मान लेंगे प्रत्येक आंतरिक कोण क्या है, 3x है, तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा, बाह्य कोण क्या हो जाएगा, आंतरिक कोण का 2/3 है, तो 3x का 2/3, 3 खत्म, यानी आंतरिक कोण क्या थी, बाह्य कोण क्या हो जाएगा, तो 2x, बाह्य कोण 2x हो जाएगा। अब बाह्य कोण और आंतरिक कोण दोनों मिला के क्या होता है, 3x + 2x, दोनों मिला के क्या होता है, 180, फॉर्मूला है, यानी 5x = 180, 5 से काट देंगे तो कट जाएगा, ये x बराबर कितना हो जाएगा, 36। अब मान निकाल लेंगे, बैठा के सबका मान निकाल लेंगे, x बराबर 36 निकल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे 36 जब निकल गया, 180 - 36, अब इसको काट देंगे तो 5 बार में काट गया, यानी जो है प्रत्येक जो है क्या होगा, भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसमें है कि 3/5, 1/3, 4/15 और 2/10 में से कौन सा भिन्न सबसे छोटी है, इसमें निकाल लेंगे पहले और उसके बाद उसको देख लेंगे। जैसे 3/5 है तो इसका क्या होगा, 0.6, 1/3 है 0.3, 4/5 है 40 हो जाएगा, ठीक है, 4/15 है 40 हो जाएगा, 15 नहीं 30, 0.2 मान के चलते हैं, और एक है 2/10 तो 20 है, तो 0.2, ठीक है, 0.2, और ये समथिंग होगा, ये सिर्फ 0.2 होगा, तो सबसे छोटा भिन्न तो 2/10 ही हो जाएगा इसका आंसर। इसमें है यदि a बराबर 1/5, b बराबर 1/8, तो a b c का मान निकालना है, ठीक है। तो a बराबर क्या है, a बराबर 1/5 × b, तो a इस b को इधर लेता है, b को इधर लेता है, क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, और b और बट्टे c बराबर सेम उसी तरह से 1/8 हो जाएगा। अब b का मान यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो 5 करने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर नीचे भी 5 से गुना करना पड़ेगा। अब सबका मान समान हो गया, a बराबर 1, b बराबर 5 और c बराबर 40। अब किसका मान निकालना, a b c, 1 5 40, आंसर ये निकल गया 1 5 40। अगला प्रश्न है, कक्षा x का सम पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम पूर्णांक है। x एक सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है तो देख लेंगे बैठा के, इसी में देख लेते हैं कि x का मान हम सम पूर्णांक मान लीजिए 2 मान लेते हैं, तो 2 दूनी 4 या 12 5 17, यानी विषम पूर्णांक निकाला है, आंसर हमको विषम निकालना, ये निकल रहा है विषम पूर्णांक। अब इसमें देख लेते हैं फिर बैठा के, तो x का मान 2 रखें तो 2 दूनी 4 7 28, ये सम निकल रहा है, विषम तो नहीं निकला। 28 क्या है भाई, सम ही है ना, विषम थोड़ी है, ठीक है। इसमें देखते हैं 6 दूनी 12 और 12 में से 8 गया 4, ये भी तो सम निकल रहा है। इसमें देखते हैं
तो 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 4 24, ये भी सम निकल रहा है, यानी यही आंसर होगा। ये कितना निकल रहा है, 2 दूनी 4 दिया 12 5 17, इसका 17 निकल रहा है, ये भी सम है। अगला प्रश्न, एक कक्षा के 14 विद्यार्थियों का औसत वजन 40 किग्रा है। जब एक छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का औसत भार 2 किग्रा हो जाता है, यानी 40 गुना 14, और फिर एक आदमी छोड़ देता है, एक लड़का छोड़ देता है, तो कितना होगा, 13 लड़का है और औसत भार 38 हो जाता है। ठीक है, इसमें इसको घटाइएगा तो आंसर निकल जाएगा। इसका आंसर होगा क्या, 66। अब निम्न ये संख्या दिया गया, इससे कौन सा संख्या नहीं बन सकता, इसमें से कौन सा संख्या नहीं बन सकता, इसको हम लोग देख लेंगे। तो ये बन सकता, ये भी बन सकता है, ठीक है, ये भी बन सकता है, लेकिन ये जो है नहीं बनेगा। अब क्यों नहीं बनेगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए सी है, इसमें आर भी है, ई कहीं नहीं है, ई का चर्चा नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। अगला प्रश्न है कि महेश का जन्मदिन 29 जून को है, तो उसी वर्ष सप्ताह में किस दिन रमेश का जन्मदिन होगा। यदि रमेश का जन्म 17 दिसंबर को हुआ। ये कैलेंडर का प्रश्न है, वैसे कैलेंडर का एक वीडियो हम अपना जो है यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। फिलहाल इस प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। महेश का जन्म है 29 जून यानी सोमवार को, यहाँ दिया हुआ सोमवार को है, और रमेश का जन्मदिन है कब, 17 दिसंबर को। अब दिन निकालना है रमेश का दिन, ठीक। 29 जून को कितना महीना होता है, तो तीसरा होता है, तो एक दिन यहाँ बचा हुआ, एक दिन। जुलाई कितना महीने का, 31। उसके बाद अगस्त फिर आएगा, अगस्त कितने का, तो 31। सितंबर कितने का, 30। अक्टूबर 31, नवंबर 30, और दिसंबर में कितना तारीख तक, तो 17 तारीख तक, 17। सबको जोड़ के देखिएगा तो अब जो है कितना दिन होगा, तो 1 1 2 1 3 3 1 4 और 7 4 11 3 3 6 3 9 3 12 3 15 1 16 1 17, यानी 171 दिन हमको प्राप्त हुआ। 171 दिन प्राप्त हुआ, इसको 7 से आप भाग दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 3 31, तो 7 चौक 28, तो फिर 3 दिन, 7 चौक 28, 3 दिन हमको शेष बचता है, 3 दिन शेष बचता है, 3 दिन यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे, सोमवार, मंगल, बुध और बृहस्पतिवार। तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा, बृहस्पतिवार या गुरुवार, एक ही बात है, बृहस्पतिवार या गुरुवार। 7 से एक टोटल को जोड़ के क्या करें, 7 से भाग दे दिए, तो 3 निकला शेष, और इसी 3 को यहाँ पे हम लोग जोड़ दिए। सोमवार के बाद सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, ये मंगल है, मंगल, बुध और बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। ये जो है आपको दिशा का प्रश्न है, ये भी बहुत आसान है, इसको बनाइएगा, बन जाएगा। 28 किलोमीटर किमी दक्षिण पूर्व होगा इसका आंसर। इसमें जो है आपको ये जो भी कह रहा है उसका मान बैठाइएगा, उसके बाद बोर्ड मास पर ये बन जाएगा। आसान प्रश्न है, ये रैंकिंग का प्रश्न है, इसका आंसर होगा 16, ये भी बन जाएगा आपको। 29 है, 39 है राजू का मतलब स्थान, रुपेश का 7 स्थान आगे है, ठीक है। यदि रुपेश का अंतिम से 17वां स्थान है, तब राजू का देखिए 39 माइनस 17 कितना हो जाएगा, ये 22, 9 में 7 गया 2, 3 में गया 22, अब फिर 7 स्थान आगे है, तो 7 घटा दीजिएगा और तो 16 इसका आंसर निकल जाएगा। इसमें कौन सा संख्या डाले जो ये पूरा हो जाएगा, तो इसमें पैटर्न डालिएगा, ये दोहरा आ रहा है, 7 संख्या के बाद फिर दोहराएगा, फिर 7 संख्या के बाद दोहराएगा, इसमें पैटर्न डालिएगा तो ये पैटर्न लिखा है, AERTRPTN डालिएगा तो हो जाएगा। ये है 100 225 यानी 10 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर दोनों जोड़िएगा तो यहाँ 35 हो जाएगा। वैसे नीचे 8 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर 28 हो गया, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर है और ये 15 का स्क्वायर 21 हो जाएगा आंसर इसका। ये जो है आपको स्थान रिक्त स्थान को भरने के लिए है, इसका भी आंसर आप ABCD कर में देखिएगा तो बन जाएगा, इसका आंसर निकल जाएगा, इसका आंसर ये नंबर हो जाएगा। अब इस जो है अंत में इसको सीरीज को पूरा करना है, तो इसका भी आंसर जो होगा 16 होगा, ठीक है। इसको बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फिर उसको हम बता देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है इसलिए इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा
कमेंट बॉक्स में कि क्या रहा आपका स्कोर। धन्यवाद। अगला इसका वीडियो नेक्स्ट डे आ जाएगा। आप लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।